Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. And in the due to exam days, beta, we are making the quick revision of a chapter. So in this video, we cover the balance of payment. तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बेटा इसमें आप लोगों ने कुछ एक चीज़ें हैं, ध्यान से अगर सुनते हैं तो आप इजीली 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू में। तो उसको आप फटाफट रिवीजन करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इकोनॉमिक मीन्स वो ट्रांजेक्शन जिसमें कंट्री को प्रॉफिट अराइज होता है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री यानी कि देश का निवासी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक देश के दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस करती हैं जिसमें कंट्री का प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, वो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि कभी किसी का भी अगर हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम मेनली 1 ईयर होता है। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनफ्लो पैसा आना एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेक्स को हम लोग फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी आई है या गई है उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं एंड रिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इकॉनमी की क्या पोजीशन है उसको गिवन पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑल जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड में यानी कि हमारे को बेनिफिट हो रहा है एंड पेमेंट्स को डेबिट साइड में। आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है क्योंकि सम टाइम जो एमसीक्यू है वो ये पूछ सकता है कि ऑल रिसिप्ट्स इन द बीओपी वेयर इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड पेमेंट्स वेयर इट शुड बी रिकॉर्डेड। The various transactions which are included in the balance of payment are called components. कंपोनेंट्स में हम लोगों ने इसको दो मेनली अकाउंट्स में कंसीडर किया है और जो ट्रांजेक्शन्स को हमने दो मेन अकाउंट में किया है वो कौन कौन से हैं? करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। तो आपके दो अकाउंट्स हैं जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो अब करंट अकाउंट में क्या करते हैं यानी कि वी हैव two components mainly. These are called current account and capital account. So first is your current account in which countries current account में country के all export and import of goods and services को record किया जाता है। पहली बात याद रखेंगे कि जो करंट अकाउंट है उसमें आप कंट्री के ऑल इंपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि गुड्स सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है जिसमें एक तरफी ट्रांजैक्शन, जिसमें आप लोगों का गिफ्ट्स आ जाएंगी, डोनेशन आ जाएगी, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बदले में आपने कुछ नहीं देना। वैसे तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बायलेटरल जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं कि अगर आपने गुड्स दिए हैं तो आपको पेमेंट मिलेगी, अगर आपने गुड्स को ख़रीदा है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स में आपको फ़ंड मिला है यानी कि डोनेशन फ़ंड मिला है या कोई गिफ्ट मिला है जिसके बदले में आपने कुछ भी नहीं देना, तो वो ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांसफ़र्स को भी हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका और डिटेल में देखिए। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, विजिबल ट्रेड, विजिबल आइटम एंड इट इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें विजिबल जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो आइटम्स एज अ प्लस आइटम रिकॉर्ड होती हैं उनको हम क्रेडिट आइटम में, यानी कि जब हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्रेडिट साइड में लिखना है क्योंकि उससे आपके पास इनफ्लो होएगा। और जो इंपोर्ट्स हैं विजिबल आइटम्स का उनको माइनस साइड, डेबिट साइड लिखना है, यानी कि इनफ्लो यहाँ पर आपके पास जो फॉरेक्स है वो इनफ्लो में हो रही है तो आपने क्रेडिट साइड में, और इंपोर्ट करेंगे तो आपकी आउटफ्लो हो रही है तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट, इनविजिबल ट्रेड
ये भी आएगा इसी में। मेन सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन इन सर्विसेज से काम होते हैं, आपके आसान हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट को आपने फिर प्लस में लिखना है, ठीक है। आइटम्स को रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं उनको माइनस साइड। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो विजिबल ट्रेड हो, इनविजिबल ट्रेड हो, एक्सपोर्ट को आपने प्लस में लिखना है, इंपोर्ट को माइनस में। सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, जा रहा है तो डेबिट साइड। तीसरा है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स सिंगल way of transactions. These transfer refer to those receipts and payment also which take place without any return. यानी कि आपके पास उसको कोई भी बदले में पेमेंट या रिटर्न नहीं करना। गिफ्ट, रेमिटेंस, डोनेशन एंड एनी अदर हेल्प। तो इसमें अगर आपको रिसिप्ट होती है तो प्लस करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में, अगर आप पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड में, माइनस वाली साइड में। और फोर्थ है जो, दैट इज़ योर कॉल्ड इनकम। ये भी कंपोनेंट है आपका। इसमें कई बुक्स में आपका बीच में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इसको और क्लैरिटी से इसको अलग से फोर्थ कंपोनेंट बना दिया। तो इनकम्स को क्लासिफाइड करेंगे दो पार्ट्स में, एक होती है इन्वेस्टमेंट इनकम, एक होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बेटा जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, These income include interest, dividend, profit, एक्सेट्रा। याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट वाली इनकम होती है इंक्लूड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, यानी कि आपने कहीं पे पैसा लगाया था, बदले में आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है। और जो दूसरा है कंपनसेशन में, दो ही चीज़ें ऐड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर? तो अब याद रखना, इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम आउटसाइड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे आपके देश में पैसा आ रहा है, इन फ्लो ऑफ फॉरेक्स करेंसी। तो आपके रेजिडेंट ने जो भी, आपने चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम की है, चाहे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की है, तो क्रेडिट साइड यानी कि प्लस हो जाएगा। वाइल पेमेंट made to outside the country are recorded on the debit side. These are the four components: visible trade, invisible trade, unilateral transfer, and the incomes. Now we consider the second component, capital account. Capital account of balance of payment mean record all such transactions which cause change. Change मतलब चाहे वो इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इन द असेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। यानी कि गवर्नमेंट में या तो वो असेट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आगे कैपिटल अकाउंट के देखिए, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस भी कहेंगे। तो वन बाय वन हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट from rest of the world in the shares of Indian companies और in real estate। बेटे अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या हमारी रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एज दे लीड टू इनफ्लो। क्योंकि अगर उसने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो फॉरेक्स करेंसी हमारे देश में आ जाएगी। तो ठीक है, इसमें अगर मान लो उसने किसी इंडियन कंपनी में पैसे लगाए हैं शेयर्स के रूप में, तब भी फॉरेन करेंसी आएगी। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, अगर किसी इंडियन ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसे लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द रियल एस्टेट, तब हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, तब उसको हमने माइनस करना है। ठीक है, बिकॉज दे लीड टू आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑफ असेट्स आउटसाइड द कंट्री विद पावर टू कंट्रोल दैम, यानी कि आपने उनकी पावर को कंट्रोल करना है। परचेज ऑफ द फर्म बाय इंडियन इन यूएसए, यानी कि किसी इंडियन ने यूएसए में अपनी फर्म को परचेज किया है। लैंड, बिल्डिंग, हाउस एक्सेट्रा, यानी कि जिससे आपकी ऑनरशिप कंफर्म हो जाती है, जिससे आपके पास पावर होती है, आपने वहाँ पैसा लगाया है। अगर इंडियन ने लगाया है तो आपका पैसा गया, तो इन आउटफ्लो, पैसा आउटफ्लो हो गया, और किसी फॉरेनर ने हमारे पास लगाया है तो इनफ्लो। अब दूसरी होती है आपकी पोर्टफोलियो।
इट रेफर टू परचेज ऑफ असेट्स इन अबोर्ड, बट कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं। जैसे कि मान लो आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया लेकिन उसकी मैनेजमेंट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जस्ट यू रिलेटेड टू ओनली प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे है बेटा सेकंड कंपोनेंट, बोरोइंग एंड लैंडिंग। ऑल बोरोइंग्स फ्रॉम, यानी कि अगर आपको रेस्ट ऑफ द वर्ड से मिलती है, रेस्ट ऑफ द वर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड एज प्लस, क्योंकि इसमें आपकी फॉरेन करेंसी देश के अंदर आ रही है। क्रेडिट ड्यू टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ से भी बन सकती है कि अगर किसी फॉरेनर ने आपका लोन की रीपेमेंट की है या गवर्नमेंट ने की है, तब उसमें कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे या कौन सा फ्लो हो गया। अगर ऑल लैंडिंग टू अबॉर्ड, अगर आपने बाहर पेमेंट की है गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में रीपेमेंट ऑफ लोन, तब उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेबिट ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नाउ द थर्ड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व, ट्रांजेक्शन्स। बट ये जो पहले दो ट्रांजेक्शन्स थी, द ट्रांजेक्शन्स कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ किसके पास है? जो कि हमारी RBI के पास है। विच कॉज चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व वाइल टेक प्लेस थ्रू द ऑटोमनस। ऑटोमनस रिसिप्ट्स और पेमेंट की वजह से जो चेंज होती है, जैसे कि मान लो इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान से सुनिए, जो करंट अकाउंट होता है वो आपकी देश की जो है उसमें देश में आपके पास खर्चे और आपकी इनकम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी कंट्रीज़ के साथ दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट इज़ योर प्रॉफिट मोटिव। अगर प्रॉफिट होता है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाता है, और अगर लॉस होता है यानी कि डेफिसिट होता है तो ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। तो उस ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए यू हैव टू यूज़ द ऑफिशियल रिजर्व्स। तो ये कैसे होते हैं देखिए, सरप्लस इन BOP इंक्रीज द रिजर्व, अगर सरप्लस होगा तो BOP में रिजर्व बढ़ जाएंगे, डेफिसिट होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस सरप्लस को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि BOP हम लोगों को इक्विलिब्रियम में चाहिए होती है, यानी कि बैलेंस चाहिए होता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर सरप्लस है तो आप ऑफिशियल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे, डेफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व से ट्रांसफ़र कर लोगे। तो कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी बाय बोरिंग फ्रॉम द RMF। तो इसको ठीक करने के लिए ये दो स्टेप उठाएगी। सबसे पहले या तो वो रिजर्व्स को रिड्यूस कर देगी या फिर IMF से बोरोइंग करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, चेंज इन रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड इन द BOP अकाउंट नॉट इन द रिजर्व्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका रिजर्व में चेंज होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज करने होते हैं तो वो हम BOP अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी मूव टू ऑटोमनस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन BOP, क्योंकि दोनों यही ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके थ्रू हमारे BOP में प्रॉफिट या लॉस को अराइज करते, यानी कि सरप्लस और डेफिसिट को। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑटोमनस आइटम और ट्रांजेक्शन्स। ऑटोमनस आइटम और ट्रांजेक्शन रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जहाँ पर इकोनॉमिक वर्ड हो जाता है, इट मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है या लॉस, इस बात को निर्धारित करती है। विच आर डन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव, यानी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है या जो कि हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देती हैं। विच कंसिडरेशन सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंडली बेटा, दीज ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को अफेक्ट करती हैं। दीज ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्रीज BOP, और ये हमारे उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने किसी कंट्री के साथ डीलिंग करनी है, उसमें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपनी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फॉरेक्स में क्या है उसमें वो नहीं कंसीडर करेंगे।
इन ट्रांजेक्शन में मेनली जो हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और यही जो ट्रांजेक्शन्स हैं मेनली अफेक्ट करती हैं सरप्लस और डेफिसिट को। These transactions take place in both current और कैपिटल अकाउंट। जनरली इन ट्रांजेक्शन्स को, जो ऑटोमनस ट्रांजेक्शन्स हैं, उन्हें अबव द लाइन आइटम्स बोला जाता है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि विच आइटम्स आर कंसिडर एज अबव द line item in BOP, then you have to consider autumnus item. डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की वजह से डेफिसिट या सरप्लस होता है, डिपेंड अपॉन द बैलेंस ऑफ ऑटमनस, यानी कि इन्हीं ट्रांजेक्शन्स आइटम्स की वजह से हमारे बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस आता है। सेकंड होती है बेटा आपकी एकोमोडेटिंग आइटम इन बीओपी। जैसे कि इसका नाम है एकोमोडेटिंग, यानी कि एडजस्टेबल यानी कि इन्हीं आइटम्स को, इनसे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता प्रॉफिट का, ये डिपेंडेंट होती हैं और इनको हम एडजस्टेबल आइटम भी कहते हैं। और एकोमोडेटिंग आइटम्स और ट्रांजेक्शन्स रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन टू कवर द, यानी कि ये कवर करती हैं, इसको कंप्लीट करती हैं डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हैंस देयर मैग्नीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय द, यानी कि इनमें इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो ऑटोमनस ट्रांजेक्शन की वजह से प्लेस होता है। These transactions are related to establish BOP आइडेंटिफाई, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी इन्हीं की वजह से होती है। ये कंपनसेट करती हैं, यानी कि अगर हमारा BOP डेफिसिट आ रहा है तो ये उसको कंपनसेट करके बैलेंस करती हैं, अगर सरप्लस आ रहा है तो उसमें से विड्रॉ कर लेती हैं। विच आर यूज टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोमनस आइटम ऑफ BOP, इसीलिए इनको बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है। देखिए, जो ऑटोमनस होती हैं उनको अबव द लाइन, एकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन, और जो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग है जिसमें मैंने ऑफिशियल रिजर्व बताया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड एज अकोमोडेटिंग आइटम टू कीप द BOP, यानी कि इसमें ऑफिशियल रिजर्व्स को इन्हीं के नीचे रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट के आइटम में, इसीलिए उसको बिलो द आइटम कहा जाता है। यस बच्चों, जो हमारी BOP की सेटलमेंट होती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन ऑफिशियल सेटलमेंट अप्रोच, जो कि ये अजम्पशन लेके चलती है दैट मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि RBI इज़ द अल्टीमेट फाइनेंसर ऑफ एनी, यानी कि अगर BOP में कोई डेफिसिट आती है या उसके अंदर कोई कमी है, वो हमारा RBI कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती तो उसमें हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए जैसे हमारी ऑटोनस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमें सरप्लस या डेफिसिट हुआ, और जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं जिन्हें हम कंपनसेटिंग आइटम्स भी बोलते हैं, उनसे हम बैलेंस करेंगे, तो वो जो अल्टीमेटली बैलेंसिंग होती है वो RBI या हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ पूरी करती हैं। इन केस ऑफ डेफिसिट वो हमारे में मिला देती हैं ऑफिशियल रिजर्व्स को, और इन केस ऑफ सरप्लस वो हमारे रेसिपिएंट हो जाती हैं, यानी कि सरप्लस को भी हमारी मॉनेटरी ऑफ अथॉरिटी रिसीव करेगी। देखिए, आप लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, ऑटोमनस और एकोमोडेटिंग। ऑटोमनस ट्रांजेक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, सरप्लस करना होता है, और एकोमोडेटिंग आइटम्स इनको एडजस्ट करती हैं। ठीक है, वी कम टू द डिसइक्विलिब्रियम इन BOP। तो BOP में डिसइक्विलिब्रियम कहाँ से आता है? दो वजह से, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस कब होगा? जब इनफ्लो, यानी कि ऑटोमनस ट्रांजेक्शन्स आर मोर देन आउटफ्लो ऑफ ऑटोमनस ट्रांजेक्शन्स। इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो से कम है। इसका नेट बैलेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने इसमें कहा था कि इसमें इनफ्लोज को क्रेडिट करते हैं और आउटफ्लोज को डेबिट करते हैं, तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा कि इनफ्लो अगर लेस होता है, यानी कि आपकी ऑटोमनस ट्रांजेक्शन्स का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो कम है, नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो डेफिसिट आएगी। फिर However, a surplus in the BOP generally does not create much problem, यानी कि जो सरप्लस होती है वो तो हमें बेनिफिट ही होती है, तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन जो डेफिसिट होती है उसमें हमारी इकॉनमी का सारा बजट भी हिल जाता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। नाउ वो कहता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सबसे पहले अगर हम लोगों ने डिसइक्विलिब्रियम बेटा जब भी होता है जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएं, इनकम कम है। तो कौन कौन से खर्चे गवर्नमेंट करती है वो देखिए। ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इसने कोई भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी डेवलप करनी हो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करनी हो, जैसे कि इसने बैंकिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में डेवलपमेंट करनी है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है या किसी नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना है, तो उसे बोलते हैं ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार बिजनेस साइकिल्स होती हैं। बिजनेस साइकिल में हमारी जैसे कि एक बूम, बियर, डिप्रेशन, ये सारी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें कई बारी जो डाउन होती है तो उसमें आपकी आमदनी नहीं होती, तब भी खर्चा नुकसान हो जाता है। इन केस ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो मायने हैं या उनको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है या उनको रॉ मटेरियल चेंज करना है, समथिंग पेटेंट्स बुक कराने, इस तरह से, तो उसमें भी आपकी आउटफ्लो हो जाती है। इंक्रीज डेप्ट बर्डन, आपने लोन वगैरह बाहर देना हो, सम टाइम पॉलिटिकल कंडीशंस आर नॉट स्टेबल, तो इन सब केसेस से ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस साइकिल, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो, इंक्रीज डेप्ट बर्डन हो और आपकी जब पॉलिटिकल कंडीशंस भी फेवरेबल ना हो, तब उसके कारण आपकी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, अगर ये नेगेटिव होती हैं। और अगर ये पॉजिटिव होती हैं तब आपकी उसमें सरप्लस आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि इन नेगेटिव चीज़ों को गवर्नमेंट सुधारने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन करती हैं, डेप्रिसिएशन लगाना कर देती हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल करती हैं, एक्सचेंज रेट में कंट्रोल करती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूएशन से क्या होगा आपको पता ही है कि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं और इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करेंगी। आई होप दिस ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स या दीज ऑल द कंटेंट कवर योर सिलेबस बीओपी इन वन वीडियो। इससे अगर आप सुन लेते हैं ध्यान से बेटे, तो मेरे ख्याल से कोई भी एमसीक्यू छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू।